एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है, अच्छी बात है, बढ़िया स्वस्थ और खुश रहना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं मूल अधिकारों के ही बारे में। मूल अधिकार से संबंधित एक पार्ट पहले आ चुका है, ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार में के बारे में। कितने से कितने अनुच्छेद तक हैं? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बात की गई है। तो पूछ सकते हैं आपसे कि स्वतंत्रता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? तो आर्टिकल 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19 में क्या बात की गई है? 19A में, अर्थात ठीक है ना, अनुच्छेद 19 और 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? पहले तो देखिए अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? वाक स्वतंत्रता आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। हम और आप जो बोलते हैं, अपनी बातें रखते हैं, उसी को वाक बोलते हैं। बात बोलने की स्वतंत्रता। हम लोग अपनी बातें रखते हैं, बोलते हैं, तो इसकी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19 में। अब देखते हैं 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19A में क्या बात कही गई है? अनुच्छेद 19A में कहा गया है भाषण व अभिव्यक्ति। बात समझिएगा, ये भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण आपने देखा है, नेता लोग भाषण देते हैं ना, लेक्चर देते हैं, और कई बार तो हम आम भाषा में बच्चे बोलते थे क्या फालतू के भाषण देते रहते हो। तो समझ गए ना भाषण। तो भाषण और अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या होती है? अभिव्यक्ति अपने आप में ही एक बड़ा शब्द है। अभिव्यक्ति से तात्पर्य है एक्सप्रेस करना अपने आप को। अब आप अपने आप को एक्सप्रेस चुप रहकर भी कर सकते हैं, या आप किसी चीज के बारे में अपने विचार रख सकते हैं। तो क्या है? आप पेंटिंग कर सकते हैं दीवार पे। आप देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत पेंटिंग करी जाती है दीवारों पर, तो वो भी एक अभिव्यक्ति है, एक संदेश दे रही है कि भारत को स्वच्छ रखिए। तो ये क्या है? अभिव्यक्ति है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोगो बनाए जाते हैं, दीवार पर बनाए जाते हैं ना, पेंटिंग कर दी जाती है। तो क्या है? वो भी अभिव्यक्ति है। वो एक संदेश दे रही है कि ऐसा काम करना चाहिए। अभिव्यक्त कर रहे हैं लोग अपने आप को। कुछ लोग अपने आप को चुप रहकर भी, तो आपसे ये पूछा भी जा सकता है क्या चुप रहने का अधिकार भी अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है? तो बिल्कुल आता है, अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही। तो बहुत से लोग चुप रह के करते हैं, बहुत से लोग पेंटिंग कर करते हैं, नारे लगाते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने, अभिव्यक्ति करने के लिए। तो अभिव्यक्ति का आधार है, अभिव्यक्त कर रहे हैं वो अपनी बातों को। जरूरी नहीं है कि वो बोल के ही कर रहे हैं, चुप रहकर भी कर सकते हैं, पेंटिंग कर भी अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये बात कही गई है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A में, अनुच्छेद 19A में कही गई है। तो ये बात याद रखिएगा। आपसे सीधे भी पूछ सकते हैं कि अनुच्छेद 19A में किस चीज की स्वतंत्रता दी गई है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब यहाँ बात करते हैं, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की जो स्वतंत्रता है, जो प्रेस बोलती है, अपने पेपर में छापती है, सबसे संबंधित बातें कथन बोलती है ना, प्रेस को भी तो है भी व्यक्त करने की स्वतंत्रता। प्रेस भी तो आप देखते हैं न्यूज़पेपर में कार्टून बनाती है, आर्टिकल्स लिखती है, आलोचनाएं करती है, तो उसकी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो हमारे संविधान में कोई अलग से प्रेस के लिए आर्टिकल नहीं है, अनुच्छेद नहीं है। प्रेस से की जो स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, बोलने की, एक्सप्रेस करने की अपने आप को, तो वो भी अनुच्छेद 19A के तहत ही दी गई है, याद रखिएगा। तो प्रेस से संबंधित जो स्वतंत्रता है वो भी अनुच्छेद 19A के तहत ही रखी गई है। और यहाँ पर एक RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना लेने का अधिकार, ये 2005 में आया था, याद रखिएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूरे स्तर पर, बड़े स्तर पर कब आया, क्यों ज़रूरत पड़ी, ये पूरा एक अपने आप में टॉपिक है। परंतु यहाँ पर ये देखिए कि ये जो सूचना का अधिकार है, सूचना के अधिकार को भी 19A के तहत ही रखा गया है। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी बात पर अपने विचार रखने हैं, किसी बात पर अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने विचार रखने हैं, उसके पक्ष में या विपक्ष में, उसको आलोचना करनी है, उसका गलत सही का मूल्यांकन करना है, तो उसके लिए हमारे पास उससे संबंधित सूचना होनी भी तो आवश्यक है ना, आवश्यक। तो इसीलिए RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार को भी इस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 19A के अंतर्गत। ठीक है।
19 शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर समय समय पर आंदोलन होते रहते हैं। जंतर मंतर पे तो आप देख सकते हैं, अन्ना हजारे जी का आंदोलन चला था लोकपाल के विरुद्ध, और अभी ये दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर। परंतु कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो हिंसात्मक होते हैं, गलत होते हैं, देश के लिए भी, इंसान के लिए भी, इंसानियत के लिए भी, वो नहीं होने चाहिए। परंतु हमें अगर किसी चीज़ के खिलाफ अपनी आवाज़ रखनी है, कुछ अपने आप आंदोलन करना है, तो हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन सभा कर सकते हैं। यही बात की गई है कि देखिए, शांतिपूर्ण बिना हथियार के, यानी कि शांतिपूर्ण और बिना आर्म्स के, यानी कि कोई हथियार नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होना यानी कि इकट्ठा होंगे, सभा करेंगे, किसी बात पर विचार विमर्श करने के लिए, कोई बात सरकार तक पहुंचाने के लिए या जनता के सामने रखने के लिए तो इकट्ठे होंगे। आप एक्स्ट्रा, किसी के पास टाइम नहीं कि कोई फालतू में इकट्ठा होगा, तो सभा करने, एकत्रित होने और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है, परंतु वो शांतिपूर्ण होनी चाहिए। ऐसी नहीं है कि आप इस अधिकार के तहत ये कहें कि हमें तो ये कहा गया है कि आप इकट्ठे हो सकते हैं। नहीं, इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अगर आप किसी गलत काम के लिए कर रहे हैं, आप देश की एकता अखंडता को हानि पहुंचा रहे हैं, तो क्या आप इकट्ठे होंगे? तब क्या होगा? अगर पता चल जाए कि यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी होने वाली है, तब फिर क्या होगा? हो सकता है कि हथियार लेके इकट्ठा हुए, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी कर दी। तो ये बात क्लियर कही गई है कि अगर आपको सभा करनी है, एकत्रित होना है, इकट्ठा होना है एक जगह, तो आप बिल्कुल हो सकते हैं, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। सभा के द्वारा एकत्रित होकर अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, सरकार तक, जनता तक रख सकते हैं। अपनी मांगे पहुंचाने का ये भी एक तरीका है, सभा के द्वारा, सम्मेलन के द्वारा इकट्ठा होकर। जो आपको एग्जाम्पल के तौर पर आप जंतर मंतर पर देख सकते हैं, अन्ना हजारे जी का लोकपाल को लेकर बहुत समय तक चला था आंदोलन, एक उनके तहत, लोकपाल के तहत। अब लोकपाल क्या होता है, ये सब बातें जब आप पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें पढ़ते जाएंगे। देखिए, जो ये कोर्स होता है ना यूपीएससी का, या आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बहुत बड़ा सा होता है, एक केक की तरह बड़ा सा केक होता है, या कुछ भी ले लीजिए आप। परंतु अगर आपको कोई कह दे कि एक साथ 5 किलो का केक खा जाइए, आप खा जाएंगे? नहीं खा सकते ना। परंतु अगर आपसे कोई कहे कि धीरे धीरे खाइए, थोड़ा थोड़ा, तो सारा खा जाएंगे। तो इसीलिए जितनी नॉलेज इससे संबंधित है वो दे दी है। तो यही कहा गया है 19 में शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। संगठन, संस्था, संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के तहत दी गई है। आप देखते हैं संगठनों का निर्माण होता है, एक उद्देश्य रखकर संगठन बनाए जाते हैं, संघ बनाया जाता है ना, तो आप इनको बना सकते हैं। तो इसकी भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। हो सकता है आपका कोई सोशल मुद्दा हो, आपने नागरिकों के फ़ायदे के लिए, जनता के फ़ायदे के लिए आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई सोसाइटी बनाना चाहते हैं, बनाते हैं समय समय पर आप देखते हैं बनती है, सोसाइटी बनी होती हैं जिनका एक उद्देश्य होता है, जो कुछ जनता के फ़ायदे में या एक उद्देश्य को लेकर काम करना चाहती हैं, और उससे हमारे देश को, हमको, आप सबको फ़ायदा ही होता है। तो अगर आप कुछ ऐसा विचार रखते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा उद्देश्य है, इसके लिए आप संघ बनाएं, कोई संगठन बनाएं, कोई संस्था का निर्माण करें, तो आप इस तरीके की संस्थाओं का निर्माण बिल्कुल कर सकते हैं। ये बात कही गई है। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की सुविधा, क्या बात की गई है? देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की सुविधा, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप बिहार घूमने जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, 110% जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही घूमेंगे। कैसा होगा अगर ये बात होती तो, कि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की सीमा में ही रहिए, यहीं तक घूमेंगे आप। या फिर ऐसा होता कि आपको अगर कहीं जाना है तो बार बार, अगर यहाँ से ज़रा थोड़ा सा बिहार आपका हो सकता है, बिहार वर्क हो, काम हो, आपकी नौकरी हो, तो कि बार बार आपको अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आपको ये कहा गया है कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। ठीक है,
देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने व बसने की स्वतंत्रता। आप सिर्फ आ जा ही नहीं सकते। और किसके तहत कहा गया है? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने अर्थात रहने की या बसने की स्वतंत्रता। ये कहा गया है 19E के तहत। किसके तहत कहा गया है? 19E के तहत। आप अगर किसी दूसरे राज्य में बसना चाहते हैं, अब आपका काम किसी दूसरे राज्य में, आप रहते किसी दूसरे राज्य में, आपका काम मध्य प्रदेश में, रहते आप बिहार में, तो जाने आने में बड़ी दिक्कत होगी। अब आपने अपना काम वहाँ पे सेट कर लिया मध्य प्रदेश में, तो क्या होगा? अगर ये रूल्स होता कि आप जहाँ से के निवासी है सिर्फ वहीं रहेंगे तो बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। नहीं, क्या होगा अब कि अगर आपने रहना चाहते हैं मध्य प्रदेश में तो आप बिल्कुल वहाँ पर रह सकते हैं, जाकर बस सकते हैं। पहले इसका अपवाद था और अब भी है कुछ कि जम्मू कश्मीर में आप सीधे तौर पर ऐसे जाकर नहीं बस सकते, ठीक है ना। अब तो जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है ना, बांट दिया गया है। 19F में क्या बात की गई है? संपत्ति के अर्जन एवं व्यय की स्वतंत्रता। ये जो भाग है, ये संपत्ति का ये वाला भाग, इसको निरसित कर दिया गया है, अर्थात ये संविधान से हटा दिया गया है। 19F ये संविधान से हटा दिया गया है। संपत्ति संबंधी अधिकार हमारे मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। अब हमारे संविधान में जो संपत्ति संबंधित अधिकार है वो किस में आता है? कौन से अनुच्छेद में? 300A में, 300A में संपत्ति का अधिकार को रखा गया है। पहले ये मौलिक अधिकार था परंतु अब विधिक अधिकार बना दिया गया है, क्योंकि मौलिक अधिकारों में क्या हो सकता है कि आप बढ़ा तो सकते हैं परंतु कुछ कमी नहीं कर सकते, परंतु विधि के अधिकार में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा, 44वां संशोधन किया गया था 1978 में, तो इस अधिकार को 19F संपत्ति के अर्जन एवं व्यय की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि संपत्ति अगर मौलिक अधिकार होता और फिर सरकार उसमें कुछ भी कमी तो कर ही नहीं सकती, बढ़ा सकती है परंतु कुछ कमी नहीं कर सकती। तो ये जो योजनाएं चलती हैं, सरकारी योजनाएं आप के और हमारे भले के लिए, हमारे देश के आधारभूत ढांचों को अच्छा करने के लिए, सड़क निर्माण के लिए, स्कूल कॉलेजेस के लिए चलती है ना समय समय पर। आप देखते हैं, कई बार आप सुनते भी होंगे कि हमारे गाँव की ज़मीन आ रही है सरकारी, यहाँ से ट्रैक बनेगा या सड़क बनेगी और सरकार मुआवजा भी देती है इसका। तो क्या होता? फिर नहीं बन पाती, फिर सरकार इसमें कुछ ऐसा कोई भी काम नहीं कर पाती जो अपने देश को विकास की ओर ले जाता। तो इसलिए कहीं ना कहीं देश के विकास में, हमारे आपके विकास में, हमारे देश के आधारभूत ढांचे के विकास में बाधक बन रहा था। क्योंकि फिर तो कोई भी जाके कह देता कि संपत्ति का सब अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, और देखिए सरकार क्या कर रही है। तो इसीलिए इस अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया। अब 300A के तहत है संपत्ति का अधिकार, और किस संविधान संशोधन के द्वारा अलग किया गया? 44वें संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1978 में पूछ लिया जाता है आपसे। 19G में क्या कहा गया है? कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आप जो चाहें, जो भी व्यापार चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसा होता अगर सरकार आपको बात बात पर कह दे आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं, आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आप सिर्फ नौकरी कीजिए प्राइवेट, या आप ये वाला बिजनेस कीजिए, आप स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस कीजिए, आपको स्पेयर पार्ट्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं और आपको कह दे कि आप बिजनेस करना है स्पेयर पार्ट्स का कीजिए, तो इस तरीके की बातें नहीं है। आप जो व्यापार करना चाहें, जो बिजनेस करना चाहें, आप आज़ाद है। यही बात कही गई है 19G में, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। और इसके लिए एक शब्द होता है, शब्द रखा गया है संविधान में, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता, ठीक है। तो हमारे संविधान के तहत मूल अधिकारों में जीविकोपार्जन की, यानी कि अपने जीवन चलाने के लिए जो काम करने हैं, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उसकी स्वतंत्रता दी गई है। परंतु अगर आप ये कहें कि मैं मादक पदार्थ बनाऊंगा, तस्करी, समय समय पर देखते हैं ना, अवैध व्यापार होते हैं, अवैध तरीके से तस्करी की जाती है, वेपन्स की,
हथियारों की, नशीले पदार्थों की, तो अगर वो कह दे कि ये मेरी रोजी रोटी है और मैं इससे कमाता हूँ, फिर क्या होगा? तो ये बात क्लियर कह दी गई है। यहाँ पर देखिए केस कौन सा था, 1977 में, 1977 में केस आया था उड़ीसा राज्य वर्सेस अर्थात बनाम लखनलाल। कौन सा केस? 1977 में उड़ीसा राज्य बनाम लखनलाल का केस था, जिसमें ये कह दिया गया है कि मादक पदार्थ तस्करी, नशीले पदार्थ जैसी चीज़ों को आप ये नहीं कह सकते कि मैं इससे रोजी रोटी कमाता हूँ, व्यापार करता हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश को दीमक की तरह खोखला करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमें स्वतंत्रता दी गई है, इन पे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन भी हैं। सॉरी। ठीक है, अगर आप कोई कहने लगे, हम और आप कहने लगे कि हमारी बोलने की स्वतंत्रता है, हमें भाषण देने की स्वतंत्रता है, हमें सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, और हम हथियार लेके करेंगे, फिर क्या होगा? इससे तो देश की एकता, अखंडता सब खतरे में पड़ जाएगी। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, आप कहने लगे मुझे बोलने की स्वतंत्रता है और आप मुझे गालियां दे, तो ये तो बहुत गलत बात है। एक बात याद रखिएगा, हमें जो स्वतंत्रता दी गई है, जो मूल अधिकार दी गए हैं, वो सिर्फ वहीं तक हैं जहां तक हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते हैं। ठीक है ना? आप देखते हो ये बात कही गई थी कि आप बहुत तेज लाउड म्यूजिक नहीं चला सकते, आप बंद करवा सकते हैं, उसको करवा सकते हैं ना अगर पार्टी हो रही है। और ये नियम भी ला दिया गया है कुछ स्टेट वगैरह में कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई जहाँ डीजे बज रहा हो वहाँ पे पड़ोस में कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, जो बुजुर्ग की या तो तबीयत खराब हो, उसको नॉइस पोल्यूशन से प्रॉब्लम हो, आवाज़ से दिक्कत हो, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। या फिर बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम्स हैं, तब क्या होगा? आप तो कहेंगे मुझे तो आज़ादी है। तो इससे क्या हो रहा है? उसकी स्वतंत्रता है, परंतु बाकी की स्वतंत्रता का तो हनन हो रहा है ना। तो हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता दी गई है वो उसी स्तर तक की है कि जहाँ तक हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते। साथ ही साथ हमारी स्वतंत्रता के कारण हमारी देश की एकता, अखंडता को भी कोई खतरा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। तो ये बात, जैसे आपका घर है, आपके घर में कि कोई एक बच्चा थोड़ा सा शैतान है, अब उस शैतानी के कारण पूरे घर को कोई बदनाम करे, चीज़ें करे, तो क्या होता है? हम पहले उस बच्चे को ले जाके सीधा डांटते हैं कि भाई तेरे कारण पूरे घर की बदनामी नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये कारण है कि आपकी एक की स्वतंत्रता के कारण देश की एकता, अखंडता खतरे में पड़ रही है और बाकियों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो ये बात याद रखिए कि हमारी जो स्वतंत्रता है उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और जब कोई आपातकाल जैसी स्थिति आती है तो उस पर निर्बंधन भी लगाया जा सकता है, अर्थात कुछ समय के लिए उनको राष्ट्रपति जी एक दायरे में बांध देते हैं। और आपको पता है ना, समय समय पर धारा 144 भी लगा दी जाती है। कई बार आपने सुना होगा धारा 144 का नाम, तो जहाँ पर 4 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। उस समय कब लगाई जाती है? जब इलेक्शन होते हैं तब भी लगा दी जाती है कुछ समय पहले, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा होता है। कभी ऐसा ना हो कि इलेक्शन होने वाले हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी ना होने लगे कि देश में दंगे हो जाएं, कुछ अखंडता, एकता को कोई भी दिक्कत हो हमारे देश की। तो यही है कि याद रखिएगा, जो हमारी स्वतंत्रता है वो ऐसे नहीं है कि उस पर कोई निर्बंधन ही नहीं है, बिल्कुल है, निर्बंध है। ठीक है ना? हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक हम दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते हैं। ये बात क्लियर रखिएगा। हमें स्वतंत्रता है, अच्छी बात है, बिल्कुल है, बट जो चीज़ सही हम उसे बोल सकते हैं। अब आप बिना बात में कहने लगे कि भाई मैं तो तुम्हें गाली दूंगा, तो क्यों दोगे आप किसी को गाली? उसकी भी तो अपनी स्वतंत्रता है। तो ये बात क्लियर रखिएगा, स्वतंत्रता के अधिकार हमें दिया गया है, परंतु कुछ उपयुक्त तौर पर कुछ अनुबंध भी हैं, रिस्ट्रिक्शन भी हैं। अब एक बात आपको बताती हूँ, एक केस, कि आप ये देखते हैं, अब पहले जब देश आज़ाद हुआ था सिर्फ लाल किले पर झंडा फहराया जाता था या संसद भवन पर लगा होता था। जो ये आप देखते हैं ना, हम 15 अगस्त पे घरों में भी झंडे लगा देते हैं छत पर, ऐसा नहीं था। या हम अपने वर्क प्लेस पर भी जहाँ हम काम करते हैं वहाँ भी झंडे लगा लेते हैं, ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ लाल किले पे झंडा, एक बहुत बड़े रूल्स थे बड़े स्तर पर झंडे लगाने को भी। तो ये कैसे, अब जो देखते हैं कैसे लगा लेते हैं। एक केस हुआ नवीन जिंदल वर्सेस, अर्थात बनाम नवीन जिंदल बनाम संघ
यानी कि हमारे जो केंद्र है उनके बीच। नवीन जिंदल कांग्रेस से संबंधित थे उस समय। आप देखेंगे उनकी अपनी बहुत सारी कंपनियां भी हैं, जिंदल नाम से, आप जाके देख भी लीजिएगा अगर देखना है तो उन्होंने अपनी एक कंपनी पर झंडा लगा दिया। अब ये बात उठी कि ये तो प्राइवेट है, इन्होंने कैसे ये झंडा लगाया इस पर। तब उस केस में ये वर्डिक्ट आया कि ये जो झंडा है लगा सकते हैं, परंतु इसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बना दिए कि भाई ये इतना होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए, इतने फुट का होना चाहिए। मतलब झंडा लगाने के लिए, झंडा लगाने की परमिशन दे दी गई, परंतु रूल्स और रेगुलेशन के साथ। ऐसा नहीं, आप देखते हैं ना कि आप मीडिया वाले समय समय पर जब 15 अगस्त होता है उसके बाद कवरेज दिखाते हैं कई बार कि देखिए हमारे देश का झंडे को वैसे तो आज़ादी मना रहे हैं और वैसे पैर के नीचे डाल रखा है। तो हमारे देश में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। झंडे अगर फहराते हैं तो आपके ऊपर कुछ हैं, प्रतिबंध हैं कुछ। ऐसा नहीं है कि आप झंडा फहरा रहे हैं और एक दिन झंडा फहरा रहे हैं आज़ादी वाले दिन, फिर वो पैरों के नीचे पड़ा हुआ है। तो ये आज़ादी दे दी गई कि आप चाहें अपने घर पे झंडा लगा सकते हैं, अपने व्यापार स्तर पर लगा सकते हैं, परंतु उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई। ठीक है, तो ये बात हमने देखा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकार पहले 7 थे परंतु अब 6 हैं। जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था उस समय कितनी थी मौलिक अधिकारों की संख्या? 7 थी। तो आपसे पूछा जाए कि जब संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान, या ये भी बोल सकते हैं मूल संविधान या संविधान लागू हुआ था, उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या क्या थी? उस समय 7 थी, परंतु वर्तमान समय में 6 है। जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्यों बता रही हूँ मैं, स्वतंत्रता के अधिकार में भी जो ये हमें अधिकार दिए गए हैं ए से लेकर जी तक, कितने हैं ये? 7 हैं। तो आपसे पूछें कि स्वतंत्रता के अधिकार में कितने प्रकार की, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो उसमें मूल रूप से जब ये बना था कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? तो 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। तो दोनों में क्लियर रखिएगा, अगर मौलिक अधिकार पूछें तो 7 थे मूल रूप से, अब 6 हैं। और अगर आपसे ये पूछे कि जब संविधान बना था उस समय मूल रूप से स्वतंत्रता के अधिकार में कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी, तो उसमें भी 7 ही थी। अब 6 हैं, क्योंकि ये जो संपत्ति संबंधी है हटा दिया गया है, संपत्ति संबंधी अधिकार हटा दिया गया है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब मूल रूप से संविधान बन रहा था तो उस समय स्वतंत्रता के जो अधिकार है उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, वर्तमान समय में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो दोनों में डिफरेंस, फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? क्या कहता है अनुच्छेद 20? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या कहते हैं? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, 3 प्रकार की बात की गई है, ABC, 3 तरीके की स्वतंत्रता, 3 प्रकार की बात की गई है। आपसे पूछ सकते हैं कि जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है उसमें कितने प्रकार की हैं? तो 3 प्रकार की। यहाँ पर अपराध, यानी कि अपराध क्या होता है? जब जिस समय अपराध हो रहा हो, जिस समय वो अपराध हुआ हो, तो वो उस समय या तो हमारे संविधान में या हमारे देश के नियम में, हमारे देश के कानून में उसे अपराध घोषित किया गया हो। ठीक है ना, पहली बात तो ये क्लियर रखेगा। अब कोई ऐसी बात होती है कि घर में है, मम्मी पापा ने आपको थप्पड़ मार दिया और आप जाके कहेंगे कि अपराध कर दिया, ये तो गलत बात है ना, ये कोई अपराध थोड़ी ना है। तो अपराध वो है जो हमारे देश के कानून में, देश की शासन व्यवस्था में, देश के संविधान में, IPC के तहत, यानी कि किसी भी रूल्स और रेगुलेशन के तहत जिस समय वो अपराध हुआ है उस समय वो अपराध की श्रेणी में आता हो, उसको अपराध माना गया हो संविधान के द्वारा, हमारे देश के द्वारा, राज्य के द्वारा। ठीक है, ये बात क्लियर रखिएगा, वो अपराध होता है। आप किसी भी बात को बिना, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, बिना बात की जाके कहने लगे मुझे तो मेरे मम्मी पापा ने पीटा या मेरे बड़े भाई ने पीटा, ये अपराध है। कैसे हो गया अपराध?
यह अपराध तो नहीं है ना। तो अपराध वही है जिसका जिस समय वो अपराध हुआ है उस समय उसको अपराध की श्रेणी में राज्य द्वारा, संविधान द्वारा या राज्य में जो भी कानून है उसके द्वारा अपराध की श्रेणी में वो हो। ठीक है, ये बात क्लियर रखिएगा। अब क्या बात कही गई है ए में, अनुच्छेद 20A में, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। क्या कहा गया है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, अब उसको एक बार सजा मिल गई, ठीक है ना। जैसे मर्डर किया, 7 साल की सजा मिल गई जिला अदालत से, ठीक है, 7 साल की सज़ा वो काट चुका। अब आपको फिर उस पर गुस्सा आया, फिर आपने क्या कहा, अब आपने हाई कोर्ट में अपील कर दी। पहली बात तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि वो अपनी सज़ा काट चुका है। आपने सोचा नहीं अब हम हाई कोर्ट से सज़ा दिलवा देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट से दिलवा लेंगे, तो नहीं, एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिल सकती है। या फिर आप ये सोचें कि ठीक है अब इसको 7 साल की सज़ा मिल गई है, अब इसको फांसी की सज़ा दिलवानी है या उम्र कैद की सज़ा दिलवानी है। ऐसा नहीं हो सकता। एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिल सकती है, ठीक है। या ऐसा भी नहीं है कि आपको ऐसा लगा कि जब वो 7 साल काट चुका है कि हाँ 7 साल काटा है, 7 साल की सज़ा दी, अब वो घूम रहा है, फिर आपको उस पर गुस्सा आया, फिर आप जाके कोर्ट में गुहार लगाएं, दरवाज़ा खटखटाएं कि अब जी से फिर सज़ा दीजिए। इस बार आपने 7 साल की दीजिए, इस बार उम्र कैद की सज़ा दीजिए, ऐसा नहीं है। तो ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सज़ा मिलेगी। पता है एक बहुत इम्पोर्टेंट केस हुआ था, राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, आपको पता है ना। यहाँ पर मुझे ऐसा लगा, नॉलेज के लिए बता रही हूँ, पता होना चाहिए। तो राजीव गांधी जी की लिट्टे संगठन, श्रीलंका का संगठन था, लिट्टे संगठन ने करवाई थी हत्या। आपको पता है ना, लिट्टे संगठन के द्वारा हत्या की गई थी। बहुत बहुत बड़े स्तर पर ये बात उठी थी लिट्टे संगठन के। श्रीलंका में लिट्टे संगठन था कहाँ से? श्रीलंका से, पूछ भी लिया जाता है आपसे, ठीक है। तो हत्या करवा दी गई। जो उनके अपराधी थे उनको उसी समय अरेस्ट भी कर लिया गया, ठीक है, अरेस्ट कर लिया गया। उनको जो निचली अदालत थी उसके तहत उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। जब उन्होंने अगले हाई कोर्ट में गुहार लगाई, उसके द्वारा भी वही सज़ा बरकरार रखी गई, ठीक है, उम्र कैद की सज़ा, ठीक है, उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा गया। और फिर क्या है, हमारे यहाँ पर ये है, इस बात की सुविधा है कि आप राष्ट्रपति जी के पास अपनी क्षमा के लिए, अपनी सज़ा की क्षमा के लिए, क्षमादान के लिए अर्जी लगा सकते हैं। तो वो जो अर्जी लगाई गई, वो जो अर्जी दी गई, राष्ट्रपति जी के सामने पेशकश की गई क्षमा की, तो उसमें क्या हुआ? अब वो तो ठीक है कि अरेस्ट भी किया जाएगा, अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि अगर किसी को पकड़ना है, उस पर कानूनी कार्रवाई करनी है तो पहले अरेस्ट करना ज़रूरी है। उनको अरेस्ट किया गया, ठीक है, अरेस्ट किया गया। जो निचले अदालत थे उन्होंने भी उम्र कैद की सज़ा दी, और जो आगे उन्होंने जहां हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी उन्होंने भी उसी सज़ा को बरकरार रखा। अब बात देखिए, समझिएगा क्या कहना चाह रही हूँ, कि दोनों ने बरकरार रखा। अब बात उठी, उन्होंने आगे राष्ट्रपति जी के पास जो दया याचिका भेजी जाती है उसका सहारा लिया। अब उसमें क्या हुआ? उसमें लग गए 7 साल आने में निर्णय कि भाई हाँ इनकी को सज़ा कम की जाएगी या नहीं की जाएगी, या फांसी दी जाएगी या उम्र कैद दी जाएगी। तो उसमें लग गए। अब राष्ट्रपति जी की हाँ ना में सिर्फ एक बात ही तो बोलनी थी, कोई इतना बड़ा कार्य नहीं था, तो पूरे 7 साल लग गए। तो उनके जो वकील थे उन्होंने क्या बात उठाई कि ये तो एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा हो गई। अब वो 2 बार सज़ा हो कैसे गई? एक तो वो तभी से जेल में थे। अब आप लोग ये बिल्कुल कहेंगे कि भाई जेल में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? तो बिल्कुल वो एक प्रक्रिया है। इतने आप पे के चार्जेस लग रहे हैं, आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, वो एक प्रक्रिया है, ठीक है। आप जेल में हैं, बिल्कुल जेल में हैं। और उसके बाद जो आपने आगे हाई कोर्ट में गुहार लगाई, जो आपकी पहले सज़ा थी वो बरकरार रखी गई। फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा राष्ट्रपति जी का, परंतु वो जो ऑप्शन था उसमें जो 7 साल खिंच गए,
उसमें जो वो टाइम ड्यूरेशन था जिसमें सिर्फ मात्र हाँ या ना में जवाब या सिर्फ एक बात लिखनी थी कि सजा कम की जाएगी या नहीं की जाएगी, कोई इतना लंबी कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बहुत बड़े स्तर पर कानून की पेचीदगियों में नहीं जाना था, उसमें 7 साल खिंच गए। तो उनके वकील ने कहा कि आपने एक तो इनको 20 साल से तो ये पहले ही सजा काटते आ रहे हैं, और उसके बाद और एक मेंटली तौर पर ये वैसे ही परेशान है कि हमें होगी फांसी होगी क्या होगी, इस तरीके से लेकर अगर फांसी होनी थी, चीज़ें होनी थी तो इन्हें तुरंत देके अब फांसी का फैसला दिया था तो तुरंत फांसी, आपने देखा है ना फांसी की सज़ा जब मुकर्रर की जाती है तो उसी समय फांसी दे दी जाती है, कोई बहुत लंबी बड़ी प्रक्रिया नहीं करी जाती। क्यों? क्योंकि एक इंसान पर एक तो उसे मरना है, इस बात का मेंटली प्रेशर बना रहता है, वो हर दिन फिर उसी डर में जीता है कि मैं कब मरेगा। इसीलिए जो अगर किसी को फांसी दी जानी होती है तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं खींचता। तो वो क्या हुआ, वो तो उम्मीद में यही था कि पता नहीं क्या होगा, एक मेंटली प्रेशर क्रिएट हो गया उन पर। 7 साल बहुत लंबे होते हैं, अगर जो नहीं देनी थी उम्र कैद में बदलनी थी सज़ा, क्या होना था कैसे होना था, वो प्रक्रिया छोटी की जा सकती थी, 10 दिन में 15 दिन में 1 महीने में बात सामने रख दी जाती राष्ट्रपति जी के द्वारा कि ये चीज़ होनी है, परंतु 7 साल खिंच गए। तो उनके वकील ने कहा कि एक सज़ा आपने ये दे दी और दूसरी सज़ा ये दे दी कि एक सज़ा तो वो सज़ा 20 साल से काट चुके, जेल की सज़ा हो गई, दूसरी अब आप कह रहे हैं फांसी देनी है, तो और तीसरी बात क्या, मेंटली प्रेशर, मानसिक रूप से, यानी कि आपने तो उनको एक सज़ा ये दी जेल वाली, दूसरी अब आप कह रहे हैं फांसी की सज़ा देनी है, और तीसरी एक मेंटल प्रेशर दे दिया आपने, तो 3 तरीके की सज़ा दे दी। और हमारे संविधान में तो बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा मिल सकती है। तो उनका वकील समझदार था। और आपको एक बात बताऊं, वकील बहुत मायने रखता है अगर आपका कोई केस है तो, क्योंकि जो वकील के ऊपर ही ना सारे बात का जो कहते हैं ना बेस टिका होता है, वही आपकी काम को वो किस तरीके से आपने अगर कोई वकील किया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना मामला, तो वो आपके मामले को किस तरीके से पेश करता है, किस तरीके से तोड़ता मरोड़ता है, किस तरीके से आपके पक्ष में लाता है, वो सारा काम किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके वकील के ऊपर। फैसला जज नहीं करता है, हाँ ठीक है, फैसला बिल्कुल जज ही करता है, परंतु वो बिना पे किसके करता है, क्या बिना होते हैं, क्या प्रूफ होता है, वो जो प्रूफ पेश किए जाते हैं वो तो आपका वकील ही करता है ना। तो फैसला तो करवाया जाता है, यानी कि जिस तरीके से उनको दिखेंगी चीज़ें प्रूफ होंगे। आपने देखा है ना, हमारा कानून कहता है मुझे प्रूफ ला के दो कि आप सही हो, हमारे कानून के आँख पे पट्टी है, वो सबको एक बराबर देखेगा। तो आपके वकील ने अगर आपको सही साबित कर दिया तो आप सही हैं, अगर वो सही साबित नहीं कर पाया तो आप गलत हैं। तो सारा डिपेंड किस पे करता है, वकील पर। तभी तो वकील करने के लिए इतने बड़े स्तर पर कहते हैं भाई वो कोई काबिल वकील। काबिल क्या होता है, यही होता है वकील की किस तरीके से वो आपको केस को तोड़ मरोड़ कर कैसे पेश करता है, कानून की पेचीदगी, कब क्या कौन सा वर्डिक्ट आया था और किस वर्डिक्ट को, किस फैसले को मैं अपने केस में यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है जो हमारा सर्वोच्चतम न्यायालय है, उसने अगर पहले कोई भी उससे संबंधित या जो भी निर्णय दिया हो तो उसको हम रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं कि देखिए आप हमारे क्लाइंट के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने तो तब वहाँ पे ये चीज़ दी थी। तो अभिलेख न्यायालय तो वो बड़े स्तर पर सर्च करता है, छानबीन करता है और अपने केस को, तो सारी बात होती है वकील पर डिपेंड करती है। तो यही चीज़ थी, समझ में आ गई अब आपको। तो ये बात क्लियर हो गई कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा दी जा सकती है। बी में क्या कहा गया है, अपराध करने के समय जो कानून है, यानी कि जिस समय अपराध हुआ है उस समय जो कानून है उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी। पहली बात तो ठीक है, ये बात याद रखिएगा, अपराध करने के समय जो कानून है उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानूनों के तहत। ठीक है, याद रखिएगा क्लियर तौर पर, समझ में आई ये बात। यानी कि आपने आज के दिन कोई अपराध किया,
आपने आज कोई अपराध किया, वर्तमान समय में आज अपराध किया, तो आपको जो सज़ा मिलेगी वो भी जो आज के दिन से संबंधित जो भी नियम कानून है, जो भी सज़ा है उस अपराध के लिए, वही दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने अपराध किया है और उस कानून में संशोधन कर दिया गया 10 दिन बाद और तब तक आपको सज़ा नहीं हुई है, आपकी सिर्फ तारीखें चल रही हैं, तो क्या वो जो 10 दिन बाद संशोधन किया गया फिर उसको देखकर सज़ा दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। वो जो भी बदलाव होगा फिर बाद में होगा, आपको उसी के तहत सज़ा दी जाएगी जिस दिन जो आपने अपराध किया उस समय जो नियम और कानून थे, उस समय के तहत जितनी सज़ा मिलनी चाहिए थी, जितने अपराध जैसा था, जो सज़ा थी उसी के तहत दी जाएगी। ठीक है, यही बात की गई है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानूनों के तहत। ठीक है, आज है जैसे 2 नवंबर 2020, आज आपने अपराध किया। ठीक है, आज के हिसाब से जो भी सज़ा है, आपने जो भी अपराध किया है, जो भी सज़ा है, जो भी कानून है, आपको आज जो हमारे देश में लागू है उसी के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। परंतु ऐसा तो है नहीं कि आज आपने अपराध किया और आज ही सीधा आपको सज़ा दे दी गई कि आपने मर्डर किया है तो 7 साल की सज़ा होगी, या अगर आपने अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि मर्डर का प्रयास किया है तो ज़्यादा सज़ा है हमारे देश में, पता है ना। तो ये नहीं होगा कि तुरंत फटाफट देखते ही भाई मर्डर हुआ है आपको पकड़ के सज़ा दीजिए, नहीं दी जाती ना। ऐसे एक प्रक्रिया होती है, जो भी पक्ष होता है उसको अपनी बातें रखने का, सबूत इकट्ठा करने का, हर चीज़ का समय मिलता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 2 नवंबर को उसने कोई गुनाह किया, कोई क्राइम किया तो उसी दिन तुरंत सारी बात ख़त्म हो गई। तो वो लंबी प्रक्रिया चल सकती है, हो सकता है 1 महीने चले, 1 साल चले, 2021 तक चल जाए। अब क्या होगा दिसंबर में, या आप कह सकते हैं प्रक्रिया चल रही है, अभी 2021 आ गया और जनवरी 2021 में जो अगर इन्होंने मर्डर किया है तो मर्डर संबंधी जो भी नियम कानून है उसमें संशोधन करने की बात उठी। अब संशोधन किया जाएगा। अब संशोधन किस लिए किया जाता है? कुछ नया जोड़ा जाता है या कुछ घटाया जाता है, कुछ कम किया जाता है या कुछ जोड़ा जाता है। तो इसीलिए अब क्या होगा जब 2021 में जो नए कानून आएंगे मर्डर के लिए, क्या फिर इसको, क्योंकि अभी तक सज़ा तो बुली नहीं है, सिर्फ प्रक्रिया चल रही है, तो क्या फिर इसको 2021 में जो संशोधन हुआ है उसके तहत सज़ा मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसको उसी नियम के तहत सज़ा मिलेगी जो 2 नवंबर 2020 को था। यानी कि अगर 7 साल की सज़ा डिसाइड थी तो 7 साल की ही मिलेगी। आगे चल के कुछ भी होता है, इससे पहले उसने जब अपराध किया उससे पहले कुछ भी था तो मतलब नहीं है, परंतु उस समय जो था उसी से संबंधित सारी प्रक्रिया, सज़ा, सब कुछ वैसा ही होगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अर्थात अपने विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य अर्थात मजबूर नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते, आप मजबूर नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति को अपने प्रति गवाही देने के लिए। ठीक है, ये बात क्लियर कह दी गई है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई आम आदमी है, मार पीट के उसको, अब जो आम आदमी है वो तो 1-2 डंडे से ही ना डर जाता है, और डंडे की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे ही डर जाता है। तो ये बात क्लियर कह दी गई कि आप अपने प्रति गवाही देने पर किसी को मजबूर नहीं कर सकते, ये जो आम इंसान है। और हाँ, साथ के साथ ये भी बात है कि अगर कोई बड़े स्तर का अपराधी है, अब जिसने देश की ही अखंडता को, देखते हैं ना बड़े स्तर पर हमले कराए जाते हैं, क्राइम किए जाते हैं, टेररिज्म फैलता है, अब इतने बड़े स्तर पर जिसने काम किया है तो क्या होगा कि क्या उसकी गवाही, चीज़ें उसके खिलाफ फिर कहाँ से चीज़ें लाएंगे? तो ये जो नार्को टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं ना, तो इसको क्या कहा कि उन लोगों पर तो आप करवा सकते हैं
देखते हैं ना, सच पकड़ने की मशीन, ये वो पूछताछी होती है। परंतु आम नागरिक है, चीज़ें हैं नॉर्मल, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, आप सीधे उससे कह दें डंडे मार के, फिर क्या होगा? अगर ये चीज़ होगी छोटे छोटे स्तर पर नार्को टेस्ट और ये वो, तो क्या होगा? किसी को भी पकड़ के, या फिर ये होगा कि ज़बरदस्ती आप गुनाह कबूल करवा सकते हैं। तो 2 डंडे मार के कोई भी आप क्राइम कीजिए, छोटा मोटा गमन वगैरह कीजिए और इल्ज़ाम लगा दीजिए, पुलिस उससे कहेगी भाई ठीक है 2 डंडे लगाऊंगी, नहीं तो अपराध स्वीकार कर ले। तो ऐसा नहीं कर सकती, और वो भी इसलिए जो आम नागरिक हैं वो परेशान ना हो। परंतु आपने कोई बड़े स्तर का क्राइम किया है तो आपका नार्को टेस्ट वगैरह जो भी संबंधित होते हैं, टेस्ट वगैरह सारी प्रक्रिया की जा सकती है। तो आई बात आपको ये समझ में? हमने 2 बातें देखी हैं, 2 अनुच्छेद देखे हैं इसमें। स्वतंत्रता के अधिकार में 1919 से 22 तक है। हमने अभी कौन से देखे? अनुच्छेद 19 देखा और अनुच्छेद 20 देखा। बाकी नेक्स्ट में देखेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए ना, थोड़ा थोड़ा खाइए, सारा खा जाएंगे। भारत में मूल अधिकारों की मांग हमने इससे पहले देखी, इसकी शुरुआत कब हुई थी। अब हम देख रहे हैं कि भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग कब शुरू हुई। सबसे पहले हुई 1895 में। कब हुई? 1895 में, 1895 में। उसके बाद 1925 में उठी द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से। होम रूल की जो एनी बेसेंट जी थी उनके द्वारा लाया गया था। तो 1925 में एनी बेसेंट, ये भी पूछा जा सकता है, या तो ये बिल का नाम दे देंगे द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, या फिर ये दे सकते हैं कि 1925 में एनी बेसेंट जी के द्वारा भी उठाई गई थी मांग। तो बिल्कुल उठाई गई थी, होम रूल पार्टी बनाई थी उन्होंने। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, जो कांग्रेस बनाई गई थी उसके द्वारा, कब बनाई गई थी कांग्रेस? आपको पता है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, नया पार्लियामेंट पढ़ा रही हूँ तो उसमें मैंने बता दिया है कि कब बनाई थी कांग्रेस। तो 1927 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, समय समय पर अधिवेशन होते थे ना कांग्रेस के, तो उसी अधिवेशन, और वो अधिवेशन हुआ कहाँ था 1927 का? मद्रास अधिवेशन में। ये भी पूछ सकते हैं तो और ये भी पूछ सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले किस अधिवेशन में मांग उठाई गई मूल अधिकारियों की? तो 1927 मद्रास अधिवेशन में। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी के फादर। तो पूछते, फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता भी होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जी के फादर का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू जी। और मोतीलाल नेहरू जी ने जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1928 में, पूछ सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो 1928 में। तो नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? अगर आपको नहीं पता, हो सकता है उसमें ऑप्शन में पक्का होगा जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी और प्रस्तुत किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ जवाहरलाल नेहरू जी भी 110% होगा। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकार की मांग रखी गई थी। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन, कहाँ? कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, कराची में जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी मूल अधिकारों की मांगों को उठाया गया था। और साथ ही साथ 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32 में। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, उसमें गांधी जी गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिर्फ उसी द्वितीय, ना तो पहले में गए थे ना लास्ट वाले में, थर्ड में, 3 हुए थे ना, सिर्फ द्वितीय में गए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी 1931 में गांधी जी के द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई थी। एक क्वेश्चन और बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। याद रखिएगा। 1946 में कैबिनेट मिशन, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछ भी लिया जाता है। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। पढ़ाया भी है मैंने, आप पार्लियामेंट जाके देखेंगे। आप पॉलिटी पढ़ाऊंगी तो उसमें भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, 1946 कैबिनेट मिशन की सलाह पर मूल अधिकारों व अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक यानी कि एक बड़ी जगह में कुछ कम कोई तबका है, जैसे जनरल कास्ट है, SC ST होता है ना, तो माइनॉरिटीज़ कहते हैं कि कोई एक जगह है जहाँ पर जनरल कास्ट के बहुत सारे लोग हैं और SC यानी कि कुछ SC ST के बहुत कम लोग हैं, तो वो अल्पसंख्यक हो गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल या हिंदू ही
बहुत अल्पसंख्यक कहीं नहीं हो गए। आप अंडमान निकोबार में देख सकते हैं जाकर, वहाँ पर हिंदू भी अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक से तात्पर्य होता है कि किसी एक तरीके की जाति में, ठीक है, एक तरीके की जाति में, कौम में, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसमें कुछ परसेंट यानी कि 90%, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 90% तो एक ही तरीके के, एक ही जाति के लोग हैं, परंतु 10% किसी दूसरी जाति के हैं, तो वो हो गए ना अल्पसंख्यक, कम मात्रा में है ना, वो तो अल्पसंख्यक कहा जाता है। यानी कि एक फ्रूट की बहुत बड़ी टोकरी है, एप्पल से भरी हुई है सारी, और उसमें 2 आम रख दिए जाएं तो आम अल्पसंख्यक हैं। तो ये कहीं भी हो सकते हैं जनसंख्या का, जैसे अंडमान निकोबार में हिंदू अल्पसंख्यक है, तो और अल्पसंख्यक होंगे तो क्या होगा, अब एप्पल कहेंगे, एप्पल तो आम पर भारी पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हो सकता है वो 1-2 एप्पल उठाया जाए और आम नीचे दब जाए, सारे एप्पल उनके ऊपर आ जाए। और ऐसा होता भी है कि जो कम होता है ना, जो कमज़ोर होता है, ज़्यादातर उसे दबाने की कोशिश की जाती है, तो उनको ना दबाया जाए, वो भी अपनी उड़ान भर सके, अपनी जीवन जी सके, इसके लिए अल्पसंख्यक से जो माइनॉरिटीज़ होती है, अल्पसंख्यक होते हैं, उनसे संबंधित अधिकार लाए जाते हैं। तो यही कहा गया है कि कैबिनेट मिशन की सलाह पर मूल अधिकारों व अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक परामर्श समिति बनी। सलाह देने के लिए एक समिति का गठन किया गया, परामर्श समिति का, और उसके अध्यक्ष कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इस परामर्श समिति ने, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, एक उप समिति बनाई, और उप समिति की 5 शाखाएं यानी कि 5 प्रकार की समिति बनाई। उन 5 प्रकार की समितियों में से एक मूल अधिकार से संबंधित थी, और उसके अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी जी। तो डिफरेंस याद रखिएगा, ये जो परामर्श समिति बनी थी, इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इन्होंने फिर 27 फरवरी 1947 को 5 उप समितियां बनाई। उन 5 समितियों में से एक थी मौलिक अधिकार से संबंधित, और उसमें अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी, और अन्य सदस्य कौन कौन से थे, KT शाह, AK अय्यर, KM मुंशी, KM पणिक्कर, राजकुमारी अमृत कौर, ये अन्य सदस्य थे, ठीक है। और ये जो समिति बनी, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के परामर्श पर, इन्हीं की सिफारिश पर जो हम वर्तमान समय में संविधान में मूल अधिकार देखते हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं के परामर्श पर रखे गए, क्योंकि इनका भी योगदान है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।